हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट ऑफ द सब्सटेंस इज सेम। मतलब वह तापमान जिस तापमान पर उन उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का, उस पर्टिकुलर चीज़ का सॉलिड स्टेट में वेपर प्रेशर और लिक्विड स्टेट में वेपर प्रेशर अगर समान हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। अब आते हैं, इसको समझते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। एक हम ले लेते हैं प्योर कंपोनेंट है हमारा, और एक होता है हमारा सॉल्यूशन। तो लेट अस से कि ये जो हमारा लाइन है ये उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का सॉलिड स्टेट का है। किसका है? सॉलिड स्टेट का है। और इस एक्सिस में हमने क्या ले लिया? वेपर प्रेशर। इधर ले लेते हैं टेम्परेचर। तो अब हमें पता है कि जो सॉल्यूशन हमारा, तो सबसे पहले हम उसके प्योर स्टेट की बात करते हैं। तो प्योर स्टेट का सपोज करो ये हमारा प्योर है, सॉल्वेंट है, उनका जो वेपर प्रेशर इस पॉइंट पर आके, एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट द वेपर प्रेशर, ये हो गया हमारा सॉल्वेंट और प्योर सॉल्वेंट कहते हैं इसको। इनका जो वेपर प्रेशर है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आके क्या हो जाता है, इस सॉलिड के साथ मैच कर जाता है। यानी कि ये जो पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट क्या कहलाया? टी नॉट एफ, मतलब प्योर कंपोनेंट का हमारा ये क्या हो जाएगा? फ्रीजिंग पॉइंट। और अब हम सपोज करो हमारे पास सॉल्यूशन भी मौजूद है। इस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में हमने कोई सॉल्यूट डाल दिया, जैसे NaCl या फिर और भी कुछ, जैसे इथिलीन ग्लाइकोल वगैरह, वो सब कुछ डाल देने के बाद क्या होता है, इसका जो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा। ऑब्वियसली हमने इतना रॉल्स लॉ से पढ़ा है, उससे पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन पढ़ा, तो उसमें देखा कि अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो क्या होता है, उसका जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है। मतलब ऑब्वियसली वो कहाँ आएगा? नीचे आएगा। तो मैं ले लेता हूँ, ये सॉल्यूशन का हमारा है, ये सॉल्यूशन का हमारा क्या है? वेपर प्रेशर का कर्व है। तो अब यहाँ पर देखते हैं क्या, इस ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में जो हमने मिक्स कर रखा है, इसमें क्या होता है, ये इस पॉइंट पर आके क्या हो जाता है? फ्रीज कर जाता है। मतलब पहले क्या था? टी नॉट एफ है। अब सपोज करो ये जो सॉल्यूशन का है, इनका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो टी एफ हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे जो चेंज कितना आया, ये इन दोनों के बीच में जो चेंज आया, ये इस जो वैल्यू है इसी को क्या कहते हैं? डेल्टा टी एफ। ये किसके बराबर है? टी नॉट एफ माइनस टी एफ के बराबर है। ये क्या हो गया? डेल्टा टी एफ, मतलब चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट। और सिंस यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो रहा था? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जा रहा था, मतलब इसलिए उसको हमने क्या था, एलिवेट हो गया, मतलब ज़्यादा हो गया। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग मतलब फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। और इनके पीछे की कहानी क्या है, क्यों ऐसा होता है? अगर आप वाटर ले लेते हैं, प्योर वाटर, तो अब प्योर वाटर क्या है, ये अपना जैसे हम इसका टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, उन वाटर के मॉलिक्यूल का जो रेंडमनेस है वो क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। और जैसे रेंडमनेस डिक्रीज होता जाएगा तो क्या हो जाएगा, अपने वो अपने अपने स्टेट में, मतलब अच्छी तरह से वो सेटल डाउन हो जाएगा। तो अब क्या होता है, 0 डिग्री पर आके ये सारे क्या होता है, पर्टिकुलरली क्या हो जाएंगे, उनका जो मॉलिकुलर मोशन है वो क्या हो जाता है? सीज हो जाता है, वो अपनी जगह पर फिक्स हो जाता है, वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम इसमें सॉल्ट मिला दिए तो अब क्या होता है, इस पर्टिकुलर वाटर मॉलिक्यूल को सेटल होने में और ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि सॉल्ट के पार्टिकल उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में आ जाते हैं, जिसकी वजह से इन सारे वाटर मॉलिक्यूल को सेटल होने में और ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी और ज़्यादा निकालनी पड़ेगी, उसका टेम्परेचर और घटाना पड़ेगा। तो ये रीज़न है इसका क्या, डिप्रेशन होने का। अब हम रिलेशन देखते हैं कि ये डिप्रेशन कितना होगा। तो डिप्रेशन जो डेल्टा टी एफ होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलैलिटी का। किसके प्रोपोर्शनल होगा? मोलैलिटी। मतलब जितना अमाउंट में हम सॉल्यूट को ऐड करेंगे डिप्रेशन उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करता है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं मोलैलिटी। अब इसमें क्या होता है, डेल्टा टी एफ इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ के एफ इंटू मोलैलिटी। क्या है? डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी, वेर के एफ जो है ये मोलल डिप्रेशन, डिप्रेशन इन
फ्रीजिंग पॉइंट है, ये मोलर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है ये KF जो है। और व्हेन द मोलैलिटी, अगर मोलैलिटी कितना हो जाएगा, व्हेन द मोलैलिटी इज 1, तो उस केस में क्या हो जाएगा, डेल्टा TF हो जाएगा हमारा KF, यानी कि KF जो होगा वो जितना डिप्रेशन हो रहा है वही हमारा क्या कहलाएगा, KF। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। सो अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं क्या कि हमारे पास क्या है, मोलैलिटी। अब सपोज करो लेट हमने क्या किया, W2 ग्राम सॉल्यूट डाला। सपोज करो इस कंटेनर में, इस पर्टिकुलर कंटेनर में हमने W2 ग्राम ले लिया क्या, सॉल्यूट का, और उस पर्टिकुलर सॉल्यूट का जो मोलर मास है वो M2 है। सॉल्यूट का मोलर मास क्या है, M2। तो मैं ले लिया M2 क्या है, मोलर मास, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। और वेट ऑफ द सॉल्वेंट, वेट ऑफ द सॉल्वेंट सपोज करो हमने क्या ले लिया, W1 ग्राम। तो अब इन सारे वैल्यू को अगर मैं इसके प्लेस में पुट करूँ मोलैलिटी के जगह में, देन रिलेशन क्या मिलेगा, KF इंटू मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें वेट दे रखा है, मोलर मास दे रखा है, तो मैं क्या करूँगा, W2 अपॉन M2 इंटू क्या, W1, ये हम लिख देंगे यहाँ से। समझ में आ रही है बात है, W1। और ये टर्म क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ द सॉल्वेंट। अगर ग्राम में दिया हुआ है तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे किस में, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1 इंटू 1000। अगर ये ग्राम में है तो इसको 1000 से कर देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, kg में। तो ये रिलेशन हो गया। इस रिलेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट निकाल सकते हैं। तो मोलर मास कैसे निकालेंगे, इसको m को इधर के ले आते हैं। तो M2 इक्वल टू हमारे पास क्या है, KF इंटू W2 इंटू 1000, और डिनोमिनेटर में हमारा हो जाएगा क्या, डेल्टा TF इंटू W1। ये इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं क्या, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो आइए इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, एन एक्वा सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.25 ग्राम ऑफ सॉल्यूट dissolve in 20 gram of water and freezes at 0.4 degree centigrade, freezes at 0.4 degree centigrade. Calculate the molar mass of the solute and KF is given as this। तो हमें क्या बताया, हमने अभी अभी रिलेशन बताया, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी होता है। तो अब देखो M इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी की जगह W इनका जो वेट हो जाएगा, हमने वैल्यू पुट कर दिया, ये वेट ऑफ द क्या है, सॉल्यूट। तो 0.25 ग्राम दे रखा है, कंटेन इतना ग्राम ऑफ सॉल्यूट, क्वेश्चन में दे रखा है 0.25 ग्राम ऑफ सॉल्यूट ये है। और अपॉन ये क्या है, 20 ग्राम, ये सॉल्वेंट का जो मास है 20 ग्राम है। तो ग्राम को हमने क्या करा, 1000 में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि इसको kg में कन्वर्ट करने के लिए हमने 20 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 चला जाएगा न्यूमरेटर में। और टेम्परेचर हमारा दे रखा है 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड। चूँकि ये डिप्रेशन है तो डिप्रेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड जो क्वेश्चन में दे रखा सेम टू सेम ले सकते हैं। जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमें जो मोलर मास M2 की जो वैल्यू आ रही है यहाँ पर, दैट वैल्यू विल बी, इनको सॉल्व करने के बाद हमें हमारा अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो आ रहा है 58.13 ग्राम पर मोल आ रहा है। होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्वा सॉल्यूशन। कोई एक्वा सॉल्यूशन दे रखा है, उसका हमें फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, जिसमें क्या होता है 5%, 5% बाय मास ऑफ यूरिया, 1% बाय मास ऑफ पोटेशियम क्लोराइड एंड 10% बाय मास ऑफ ग्लूकोज। KF की वैल्यू हमें दे रखी है 1.86 केल्विन kg पर मोल। तो इस केस में हमें कह रहा है कि ओवरऑल जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो क्या फ्रीजिंग पॉइंट होगा। तो हम इसको इस तरह से निकाल सकते हैं, जो डेल्टा TF हो जाएगा ओवरऑल, वो क्या हो जाएगा, डेल्टा TF फॉर ग्लूकोज, डेल्टा TF फॉर ग्लूकोज प्लस डेल्टा TF फॉर हमारा क्या है KCl सॉल्यूशन है,
KCl और प्लस डेल्टा TF फॉर यूरिया। इन सारे का जो डेल्टा TF होगा सबको ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल उस सॉल्यूशन का हमें फ्रीजिंग पॉइंट मिल जाएगा। क्योंकि क्या होता है, इनकी वजह से भी हमने क्या पढ़ा, मोलैलिटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब जितना ज़्यादा सॉल्यूट का पार्टिकल होगा उतना ज़्यादा उसका क्या हो जाएगा, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट होगा। तो इसकी वजह से 5% बाय मास ऑफ यूरिया की वजह से कुछ होगा, 1% बाय मास ऑफ KCl की वजह से होगा, और 10% बाय मास ऑफ ग्लूकोज की वजह से होगा। और KF की वैल्यू हमें दे रखी है। तो अब हम क्या करें, डेल्टा TF फॉर ग्लूकोज, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, इसके लिए जो वैल्यू होगा, तो ग्लूकोज के लिए जो हम लिखेंगे, तो सबसे पहले 1000 क्या है, इसको केजी में कन्वर्ट करें इनटू TF का वैल्यू, जो KF है उनकी वैल्यू डालेंगे 1.86 इंटू 10 अपॉन में हम लिखेंगे 100 इंटू 180, क्योंकि ये क्या दे रखा है ऑफ सॉल्यूशन। ग्लूकोज का कितना हो रहा है यहाँ पर, एक्वा सॉल्यूशन करें 5% बाय मास ऑफ यूरिया, 1% बाय मास ऑफ कैसे, 10% बाय मास ऑफ क्या ग्लूकोज है। तो 10% है तो 10/100 कर दिया, 10/100 इंटू मोलर मास इसका कितना है 180 ग्राम। तो ये हमने क्या कर दिया, 10% मतलब क्या 10 ग्राम पर 100 ग्राम है। फिर इनका जो मोलर मास है ये दे रखा है। तो इस तरह से हमने इस वाला ग्लूकोज का कर लिया, ठीक है। फिर प्लस डेल्टा TF फॉर KCl सिमिलरली 1000 इंटू 1.86 इंटू 1 अपॉन 74.5 इंटू 100 और प्लस फिर करेंगे। सिमिलरली मैंने क्या किया, सारे का वैल्यू पुट कर दिया, 1000 इंटू 1.86 इंटू 5 अपॉन में 100 इंटू 60, ये मोलर मास हो गया। ये जो हमारा फॉर्मूला है डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M, और M को हमने मोलैलिटी का जो टर्म है वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ द सॉल्वेंट कर रखा था। तो डिनोमिनेटर में जो मल्टीप्लाई करते हैं ना सॉल्वेंट का वेट से, तो उसी के फॉर्मूले में मैंने पुट किया। और सारे वैल्यू को जब जोड़ देंगे तो हमें अराउंड आएगा डिग्री सेंटीग्रेड में 3.069 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। और हमें क्या कह रहा है, क्या फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। तो एक्चुअली क्या होता है, वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब क्या होता है 273 क्या होता है केल्विन, ये वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है। लेकिन हमें क्या निकालना है, ये कितना डिक्रीज हो जाएगा। तो डेल्टा TF की जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारा इनमें से माइनस कर देंगे। ये जो 3.069 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको केल्विन में जब लेके आएंगे, या फिर आप डायरेक्ट भी माइनस कर सकते हैं इसको, तो 3.069, तो इनका जो वैल्यू आएगा हमारे को वो 269 पॉइंट, दिस विल कम आउट टू बी 269.93 केल्विन। ये इनका वैल्यू आ जाएगा हमारा क्या, ओवरऑल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। समझ में आ गया। फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कैलकुलेट द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ अ सॉल्वेंट which has freezing point 16.6 degree centigrade and latent heat of fusion is 180.75 जूल पर ग्राम। तो ये हमें दे रखा है। तो KF का जो रिलेशन होता है, जब हमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिया हुआ रहता है, तो KF का जो रिलेशन होता है, आप याद रखना इसको, R इंटू T0 स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू L, जहाँ पर L क्या करता है, हमें डिनोट करता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और T हमारा पर्टिकुलर टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर की बात कर रहा है। तो यहाँ पर T0 जो हो जाएगा हमारा कितना डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है 16.6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको कैलकुलेट करेंगे किस में, केल्विन में। तो 273 प्लस 16.6, तो इनको जब हम सम अप करते हैं तो अराउंड आता है 289.6 केल्विन आ गया। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, टेम्परेचर मिल गया। अब इन सारे वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो जो हमारा R का वैल्यू होगा, R क्या है, गैस कांस्टेंट है, क्योंकि हमारे को यहाँ पे जूल में दे रखा है, तो R का वैल्यू 8.314 में आ जाएगा। सो पुट करते हैं 8.314 इंटू T0 का क्या है, ये T का स्क्वायर हो जाएगा,
तो 289.6 का स्क्वायर अपॉन में डालते हैं हम कितना 1000 इंटू जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है हमारे पास वो कितना 180.75। और जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो के एफ की वैल्यू हमें मिल जाएगी विच विल बी इक्वल टू 3.86। ये वैल्यू हमें मिल रहा है, क्या मिल रहा है 3.86 हमें के एफ की वैल्यू मिल रही है। और इसी तरह से अगर हमें लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन दिया रहेगा लेटेंट हीट, तो उसके केस में या फिर इंथाल्पी ऑफ फ्यूजन अगर हमें दिया रहता इफ एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन दिया रहे तो उस केस में आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं के एफ का जो वैल्यू है। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन मतलब डेल एच एफ अगर दिया रहे क्वेश्चन में तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो के एफ जो हो जाएगा हमारे को तो वो हो जाएगा एम इंटू आर और टी एफ का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय डेल्टा एच एफ जो लेटेंट या एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है या हीट ऑफ फ्यूजन जो है, और इनटू कर देंगे 1000। तो इस फॉर्मूले से आप भी कांस्टेंट ऑफ इसका कांस्टेंट जो टर्म है वो कांस्टेंट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट एक और लेक्चर लेंगे जिसमें मैं ट्रिक्स से बताऊंगा सो दैट कि आप ये वेंटो फैक्टर है उनको निकालने का बहुत अच्छा ट्रिक्स है मैं वो बताऊंगा और आप इजीली कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।